एक रोटी खाकर नैना देवी जी ने जैसे ही रोटी के डिब्बे में से दूसरी रोटी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो बहू दीपा आंखों को बड़ी करके बोली, शर्म कर शर्म। यह सुनते ही नैना देवी जी ने अपना हाथ पीछे कर लेती है और एक रोटी खाकर ही उठ जाती है। नैना देवी की बहू उनके साथ कितने ही दिन से ऐसा ही व्यवहार कर रही थी। उनको थाली में एक ही रोटी रखकर देती थी, रोटी का डिब्बा उनके पास ही रख देती थी और नैना देवी जी के पास ही बैठ जाती थी। जैसे ही नैना देवी जी ने दूसरी रोटी उठाने के लिए हाथ बढ़ाती थी तो दीपा उनको कहती थी, शर्म कर शर्म। देखने वालों को तो यह देखते ही बहू ने तो रोटी का डिब्बा भी सास के पास रखा हुआ है, जबकि बहू सास को दूसरी रोटी खाने नहीं देती थी। नैना देवी मन महसूस कर वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ जाती है। उन्हें बहुत तेज भूख लगी थी और बहू ने उन्हें सही से खाना नहीं खाने दिया। खाना कम मिलने की वजह से धीरे धीरे नैना देवी भी कमज़ोर होती जा रही थी। अब उनसे भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। बहू घर में कोई अच्छी चीज़ बनाती तो वह अपने सास को कभी नहीं देती थी। नैना देवी जी अपनी बहू के इस व्यवहार से तंग आ चुकी थी और उन्हें बहुत रोना भी आ रहा था और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। नैना देवी जी ने अपनी चारपाई पर बैठी हुई आंसू बहा रही थी। तभी नैना देवी जी की नज़र अपनी चारपाई के सामने पड़ी, चारपाई के नीचे रखी संदूक पर पड़ी। नैना देवी जी के अपने आंसू पोंछे और उस संदूक को घसीट कर बाहर निकाला और उसे अपनी चारपाई पे लाकर रखा। उन्होंने अपने छोटे से पर्स में से चाबी निकाली और संदूक में लगा हुआ ताला खोला। ताला खोलने पर उन्हें सबसे ऊपर अपनी फ़ोटो एल्बम नज़र आया। उन्होंने एल्बम बाहर निकाला और एक एक करके वह फ़ोटो को पलटकर देखने लगी। उनके अतीत की पुरानी यादें ताज़ा होने लगी। नैना देवी जी के पति के देहांत को 2 साल हो चुके थे। नैना देवी जी ने 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम करण और छोटे बेटे का नाम विशाल है। दोनों बेटों की सरकारी नौकरी है। बड़े बेटा अपनी बीवी और बच्चों के साथ बेंगलोर में रहता है, जबकि नैना देवी जी इंदौर में अपने छोटे बेटे के साथ रहती है। वह इंदौर में ही नौकरी करता है। विशाल की पत्नी का नाम शिल्पी है। विशाल के 2 बच्चे हैं, चिंटू और रिंकू। नैना देवी जी का बड़ा बेटा करण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ साल में 1 बार ही घर आता है और माँ को फ़ोन भी 1-2 महीने में 1 बार ही करता है। विशाल की पत्नी रेखा अपनी सास के पास कभी फ़ोन तक नहीं करती, कभी अपनी सास का हाल चाल जानने की भी कोशिश नहीं करती है। ससुर जी के देहांत के बाद बड़े बेटे बहू ने नैना देवी जी को अपने साथ ले जाने की कोशिश तक नहीं की, वरना नैना देवी जी अपने बड़े बेटे के पास भी रह सकती थी। नैना देवी जी के दोनों बेटों के लिए बोझ समान थी। अब वो अपने बच्चों के व्यवहार से तंग आ चुकी थी। नैना देवी जी के पति गोविंद जी की इतनी कमाई नहीं थी। नैना देवी जी ने कुशल गृहिणी बनकर तिनका तिनका जोड़कर यह घर बनाया था। नैना देवी जी गाय रखती थी और उसका दूध बेचकर घर का खर्च चलाती थी। वे गोविंद जी की कमाई बचा कर रखती थी। वे एक कमाई बचाती थी और एक कमाई से घर खर्च चलाती थी। बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही गोविंद जी की कमाई खर्च करती थी। जो उनके घर सास ससुर ने उनको दिया था वो बहुत छोटा और कच्चा सा घर था। अपनी मेहनत, समझदारी और सूझबूझ से नैना देवी जी ने एक बड़ा सा घर ले लिया था। नैना देवी जी और गोविंद जी के दोनों बच्चों अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ाया। दोनों बच्चों की अच्छी नौकरी लग चुकी थी। जब दोनों बच्चों की नौकरी लग गई तो नैना देवी ने दोनों बच्चों का विवाह कर दिया। दोनों बेटों और बहू का व्यवहार तो पहले ठीक ही था, परंतु जब से गोविंद जी का देहांत हुआ तब से दोनों बेटे बहुएं अपने परिवार में व्यस्त हो गए। यह सब कुछ तो नैना देवी जी झेल रही थी, परंतु कुछ दिनों से शिल्पी भी उनके साथ जो व्यवहार कर रही थी वह उसे बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। विशाल को भी अपनी पत्नी के इस व्यवहार से की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि उसका ऑफिस घर से काफ़ी दूर था। वह सुबह ही ऑफिस के लिए निकल जाता था और रात को देर से आता था। जिस दिन ऑफिस की छुट्टी होती थी उसका आधा दिन सो जाता था, कुछ अपना ऑफिस का काम करता और फिर पत्नी और बच्चों के साथ बाहर घूमने के लिए निकल जाता था।
नैना देवी जी घरेलू महिला थी। अपनी सूझबूझ और समझदारी से उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया था, परंतु वह इतनी सीधी भी नहीं थी कि वह किसी के अत्याचार को चुपचाप से सह सके। परंतु बच्चों के सामने माँ बाप हथियार डाल ही देते हैं। नैना देवी जी एल्बम को देखते देखते रोती रहती है, अपने पति को याद करती रहती है। अपने पुराने फ़ोटो देखकर उन्हें याद आता है कि एक ज़माने में वह क्या थी और आज उनकी बहू ने उनकी क्या हालत कर दी है। अपने पति और अपनी पुरानी फ़ोटो देखकर नैना देवी घर के अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है और वह मन में ही दृढ़ निश्चय कर लेती है कि अब मैं अपने बच्चों का अत्याचार नहीं सहूँगी। इतने कष्ट सहकर हमने यह घर बनाया था और आज इसी घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है, मेरी रोटियां भी गिनी जाती है। यह सब कुछ मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। जैसे ही वह एल्बम देख कर बंद करती हैं तो उनकी नज़र घर के कागजात पर पड़ती है। घर उन्हीं के नाम पे था। कागजात देखकर नैना देवी जी की और हिम्मत आ जाती है और वह मन ही मन कहती है कि अब बच्चों की अकल ठिकाने लगाने का समय आ चुका है। नैना देवी जी एल्बम और कागजात संदूक में रखकर फिर से ताला लगा देती है और संदूक को फिर से चारपाई के नीचे रख देती है। अपने कमरे से बाहर आती है और घर से बाहर निकल अपने पड़ोस में अपनी सहेली मीना देवी जी के पास जाती है। मीना देवी जी उस समय अपने कमरे में बैठी हुई माला जाप कर रही थी। नैना देवी जी को आते देखकर वो बहुत खुश हो जाती है, उनको अपने पास बैठा लेती है और उनसे पूछती है, क्यों बहन, क्या बात है, सब ठीक तो है ना, कुशल मंगल तो है ना, इस समय कैसे आना हुआ। यह पूछने पर नैना देवी जी कहती है, क्या बताओ बहन, बहू ने दुखी कर रखा है। जब भी भोजन करने बैठती हूँ तो एक रोटी खाने के बाद दूसरी रोटी खाने नहीं देती है। कितने दिन ही हो गए बहू को ऐसा व्यवहार करते मेरे साथ, अब मैं थक गई हूँ उसके इस व्यवहार से। तुम तो सब जानती हो बहन, तुम्हारी और मेरी शादी आगे पीछे ही हुई थी। हमने अपने घर के लिए क्या कुछ नहीं किया। घर का सारा काम करने के बाद, बच्चों को सारा काम करने के बाद 2-3 गायों का काम भी करना पड़ता था। सुबह 3 बजे उठकर तो गायों को घास डालना होता था, रोज़ाना नहलाना पड़ता था, दिन में कई बार पानी पिलाना पड़ता था, फिर सुबह शाम को दूध निकाल कर उसे दूध बेचना होता था। बच्चों को हमने खाने पीने में, कपड़े लत्ते में, पढ़ाई लिखाई में कभी कोई कमी नहीं की आने दी। इतना कष्ट सहकर तिनका तिनका जोड़कर हमने यह घर बसाए थे और आज हमारे ही बसे बसाए घर पर बेटा बहू कब्जा जमाए बैठे हैं। हमें ही रोटी गिन गिन कर दी जा रही है, हमारे ही घर में हमारी कोई इज्जत नहीं है। एक वो कारण है, उसको तो मैं जैसे किसी से मतलब ही नहीं है। माँ कह रही है, कही जा रही है, कहाँ मर रही है, उसे तो कोई परवाह ही नहीं है। घर में हिस्सा मांगने तो बड़ी जल्दी आ जाएगा, परंतु जिसका घर है उसके एक बार भी नहीं पूछता है। माना सब कुछ बच्चों का ही है, लेकिन बच्चे अपने माता पिता की सेवा करते हैं, अभी तो उन्हें सब कुछ मिलता है। बिना सेवा करे ही ये लोग सब कुछ पाना चाहते हैं। हमारे सास ससुर के पास क्या था, एक छोटा सा कच्चा घर, फिर भी हमने उनकी कितनी सेवा की, तब जाकर हमें वो घर मिला था। उनके पास कुछ ना होता तब भी हम उनकी सेवा करते, हमें कुछ मिलता या ना मिलता, परंतु आजकल के बच्चों को माता पिता की प्रॉपर्टी तो चाहिए, लेकिन उनकी सेवा करना नहीं चाहते। मीना देवी जी की नैना देवी की हाँ में हाँ मिलाकर कहती, हाँ बहन, बिल्कुल ठीक कह रही हो, आजकल हर घर में हो रहा है। हमारे साथ भी बेटे और बहुएं ऐसा ही व्यवहार करने लगे थे। इन्होंने तो बेटे और बहुओं को धमकी भी दे दी थी कि घर से बाहर निकाल दूंगा, तब जाकर सारे बेटे लाइन पर आए। अब जाकर सारे बेटे और बहुएं सही चल रहे हैं, अब तो हम दोनों की सेवा भी करते हैं। इस पर नैना देवी जी उदास होकर कहते, बहन, तुमने तो भाई साहब का सहारा है, भाई साहब ने तो सब कुछ ठीक कर दिया, पर मैं क्या करूं, अगर वो आज जीवित होते तो मुझे यह दिन देखना न पड़ता। मेरा यह तो मुझे अकेला इस दुनिया में छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद मुझे लगा था
कि भगवान ने मुझे 2 बेटे दिए हैं, यह मेरा सहारा बनेंगे, परंतु बच्चे तो अपनी दुनिया में ही मस्त हैं, मेरा तो कोई भी सहारा नहीं है। अब तक तो मैं यही सोच रही थी कि मैं अकेली विधवा औरत कर भी क्या सकती हूँ, परंतु अब बस बहुत हुआ। अब मैं अपने बच्चों को दिखाऊंगी कि अकेली विधवा औरत क्या कर सकती है। जो औरत बच्चों को पैदा करके इस दुनिया में ला सकती है, वह सब कुछ कर सकती है। अब मुझे अपने बच्चों को सीधी लाइन पे खुद ही लाना पड़ेगा। मैं इसीलिए तुम्हारे पास आई हूँ बहन, मुझसे तुमसे एक काम है। तो मीना देवी ने जैसे नैना देवी को सांत्वना देते हुए कहते, हाँ हाँ बताओ बहन, क्या काम है, मैं तुम्हारी हर तरह से सहायता करने के लिए तैयार हूँ। तब नैना देवी जी ने एक फ़ोन नंबर निकाल कर मीना देवी को देती है और कहती है कि यह नंबर मेरे बेटे करण के हैं, इस पर फ़ोन करके तुम कहो कि तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और तुम्हारा छोटा भाई विशाल तुम्हारा घर तुम्हारी माँ के नाम से लिखवा रहा है। अगर तुम्हें हिस्सा चाहिए तो तुरंत आ जाओ, वरना तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। मीना देवी जी ने कहते, ठीक है बहन, मैं अभी फ़ोन करती हूँ। और मीना देवी जी अपने पति के फ़ोन से करण को फ़ोन करती है और नैना देवी के सामने ही वह सब बातें कह देती है जो नैना देवी जी ने उनसे कही थी। यह सारी बातें सुनकर करण हैरान हो जाता है और मीना देवी जी से कहता है, बहुत अच्छा किया चाची जी जो आपने हमें फ़ोन कर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी पत्नी और बच्चों सहित अभी निकलने की तैयारी करता हूँ। यह सुनकर मीना देवी जी फ़ोन काट देती हैं और नैना देवी जी को बताती है कि वह सुबह तक पहुँच जाएगा। यह सुनकर नैना देवी मन ही मन में आगे का प्लान तैयार करती है और मीना जी को धन्यवाद करके अपने घर वापस आती है। घर आकर मीना देवी जी अपने बिस्तर पर लेट जाती है और सुबह होने का इंतज़ार करने लगती है। गहराई में सोचते सोचते आँखों ही आँखों में कब रात गुजर जाती है उन्हें पता नहीं चलता। सुबह सवेरे उठते ही नैना देवी जी स्नान करती है, पूजा पाठ करती हैं और किचन में जाती हैं और अपने लिए चाय बना कर लाती है। आराम से चाय पीती है और चाय पीने के बाद किचन में ताला डाल देती है। बड़े बेटे करण के कमरे में भी नैना देवी जी ताला डाल देती है। विशाल और शिल्पी अभी तक सो रहे थे। रविवार का दिन था, बच्चों का स्कूल की भी छुट्टी थी और विशाल के ऑफिस की भी छुट्टी थी, इसीलिए सब आराम से सो रहे थे। नैना देवी जी सबके उठने का इंतजार कर रही थी। कुछ समय बाद शिल्पी जाग जाती है और शौचालय जाने के बाद हाथ मुंह धोती है और जैसे ही वह किचन में चाय बनाने के लिए जाती है और वह किचन खोलने की कोशिश करती है तो देखती है कि किचन में ताला लगा है। यह देखकर शिल्पी के होश उड़ जाते हैं और गुस्से में तिमतमा कर बोलती है, यह किचन में ताला किसने डाला। नैना देवी जी आराम से बैठी हुई होती है। नैना जी के कई बार पूछ लेती है तो नैना देवी जी ने बड़े आराम से कहती है, यह किचन में ताला मैंने डाला है। तो शिल्पी चिल्ला कर कहते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किचन में ताला डालने की। यह सुनते ही नैना देवी जी क्रोधित हो जाती हैं और तेजी से उठकर आती है और शिल्पी को 2 थप्पड़ खींच कर मारती है। शिल्पी जमीन पर गिर जाती है। नैना देवी जी कहती हैं, यह एक ऐसा वैसा हाथ मत समझना, मेहनत करके यह हाथ पत्थर के हो गए हैं, दोबारा बदतमीजी से बात करे तो जबान खींच लूँगी। शिल्पी ने अपनी सास का यह रूप पहली बार देखा था तो वह अपनी सास को बहुत सीधी सादी घरेलू गांव की महिला समझती थी, परंतु उसे पता नहीं था कि नैना देवी जो जितनी सीधी सादी महिला भी नहीं थी कि जो बहू के अत्याचार से चुपचाप सह लेती। बाहर हंगामे की आवाज़ सुनकर विशाल भी उठ जाता है और बाहर आकर देखता है तो उसे अपनी पत्नी अपने गाल को लेकर जमीन पर बैठी हुई है। विशाल पूछता है, यह क्या हंगामा हो रहा है। सुबह सुबह तो नैना देवी ने उत्तर दिया, तू घर में रहकर भी ऐसे ही कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तेरी पत्नी मेरे साथ कैसा व्यवहार करती है यह तो तुझे पता नहीं है। जब तूने ही कुछ नहीं किया तो अब मैं खुद ही इसे ठीक कर दूंगी। लेकिन माँ क्या हुआ है यह भी तो बताओ मुझे। विशाल हैरान होकर पूछता है तो नैना देवी जी कहते, पूछ अपनी पत्नी से कि मुझे एक रोटी से दूसरी रोटी खाने को नहीं देती। अगर मैं एक रोटी खाकर रोटी के डिब्बे में दूसरी रोटी उठाने की कोशिश करती हूँ तो वो मुझसे कहती है कि शर्म कर शर्म, बहुत दिन हो गए इसको ऐसा मेरे साथ बर्ताव करते करते। घर में कोई अच्छी चीज़ बनती है तो वह मुझे देती नहीं है। मेरे ही घर में मेरी रोटियां गिनी जाती है। अब यह मैं सब कुछ सहन नहीं कर सकती। यह घर मैंने और तुम्हारे पापा ने मिलकर बनाया है।
इस घर पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। यह रसोई जिस पर तेरी पत्नी अधिकार जमाती है, यह रसोई भी मैंने ही बनाई है। इसमें मेरा सारा सामान भी मेरा है। अपनी माँ के मुंह से यह बातें सुनकर विशाल की आंखें खुली की खुली रह जाती है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी उसके माँ के साथ ऐसा व्यवहार करती है। वह तो बस अपने काम में व्यस्त रहता था। विशाल गुस्से में शिल्पी से पूछता है, शिल्पी क्या माँ सच कह रही है? शिल्पी के मुंह से कुछ भी आवाज़ नहीं निकलती है। वह सिर झुकाए बैठी रहती है। विशाल समझ जाता है कि माँ सच कह रही है। विशाल को इतना गुस्सा आता है कि वह शिल्पी को बहुत ज़ोर से झकझोर देता है और 2 थप्पड़ खींच कर मारता है। अभी यह सब कुछ चल ही रहा होता है, तभी डोरबेल बजने की आवाज़ आती है। डोरबेल बजती रहती है तो विशाल अपने गुस्से को शांत करके दरवाज़ा खोलता है तो सुबह सुबह अपने बड़े भाई भाभी और बच्चों को देखकर हैरान रह जाता है। अरे भैया, आप सुबह सुबह सब कुशल मंगल तो है? आपने अपने आने के बारे में भी बताया नहीं। इस पर करण कहता है, तूने भी तो हमें से सब कुछ छुपा कर रखा है, तो हम तुझे क्यों बताएं? और यह कहकर करण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अंदर आ जाता है। शिल्पी अपने जेठ जेठानी को देखकर हड़बड़ा कर खड़ी हो जाती है। जैसे ही करण और रेखा अंदर आते हैं तो सामने नैना देवी जी को सही सलामत पाते हैं तो हैरान रह जाते हैं। अरे माँ, आप तो बिल्कुल ठीक हैं, हमें तो कुछ और ही पता चला था। इस पर नैना देवी जी कहती है, हाँ, तू तो मेरे मरने के इंतजार में ही है। तुझे लगा कि अब तेरी माँ मरने वाली है तो चलो घर का बंटवारा कर अपना हिस्सा ले लूँ। वैसे तो तुझे माँ की याद कभी आती नहीं है, अब हिस्सा लेने की बारी आई तो तू बड़ी जल्दी आ गया। करण शर्मिंदा हो जाता है और कहता है, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। इसे तो नैना देवी जी कहती है, यह बात नहीं है तो और कैसी बात है? तुझे मीना से फ़ोन मैंने ही कराया था और तू तेरी पत्नी का भी मेरा हाल चाल पूछते हो। माँ कहे जा रही थी कहाँ मर रही है। आज मैं तुझे इसीलिए यहाँ बुलाया है कि मैं तुम दोनों को बता सकूं कि इस घर का मैं क्या करने वाली हूँ। करण और रेखा की नज़र में रसोई अपने कमरे पर प्रत्यक्ष में ताला हुआ डला हुआ था। दोनों कुछ समझ पाते इतने में नैना देवी जी कहती है, तुम दोनों को मैं कितने कष्ट खाकर पाला है, कभी तुमने किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। आज तुम दोनों के लिए एक माँ की 2 रोटी भाड़ी पड़ रही है। जब से तुम जैसे नालायक औलादे माँ को 2 रोटी नहीं दे सकती तो मैं तुम्हें अपना घर कैसे दूँ? जितना हमने तुम दोनों के लिए किया है उतना जब तुम अपने बच्चों के लिए करोगे और जब वह तुम्हें भी रोटी नहीं देंगे तब तुम्हें एहसास होगा कि अपनी माँ के साथ क्या किया था। आज मैं अपने पूरे होश हवास में यह ऐलान करती हूँ कि आज से मैं वृद्धाश्रम जाकर रहूँगी और यह घर भी वृद्धाश्रम के नाम कर दूँगी। यह सुनते ही दोनों बहू बेटियों के होश उड़ जाते हैं। दोनों बेटे एक साथ कहते हैं, माँ ऐसा मत करो, हम तुम्हारे बच्चे हैं, हम कहाँ जाएंगे, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हम अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हैं। आज से हम आपको किसी भी चीज़ की कोई भी परेशानी नहीं आने देंगे। दोनों बहुएं भी नैना देवी के पैरों में गिर जाती है, माँ हमें माफ़ कर दीजिए, पर ऐसा मत कीजिए। इस पर नैना देवी जी कहती है कि मेरी एक शर्त है, वह तुम दोनों माननी पड़ेगी। अगर तुमने वह शर्त मान ली तब यह मैं घर तुम दोनों को नाम कर दूंगी, यह घर में वृद्धाश्रम के नाम कर दूंगी। बेटे पूछते हैं कि माँ क्या शर्त है? तो नैना देवी जी कहती है कि मेरी पहली शर्त यह है कि तुम दोनों मुझे महीना में खर्चा दोगे और दूसरी शर्त यह है कि तुम लोग मेरी हर बात माननी पड़ेगी। मेरी मर्जी के खिलाफ तुम दोनों कोई भी काम नहीं करोगे, जो भी काम करोगे वो मुझसे पूछ कर ही करोगे और जो मेरा मन करेगा मैं छोटे के साथ रहूँगी, जब मेरा मन करेगा मैं बड़े के साथ रहूँगी। और तुम्हारी पत्नियों को मुझे इज्जत देनी होगी और मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। अगर मेरी यह शर्त तुम दोनों को मंजूर है तो ठीक, नहीं तो मैं आज ही वृद्धाश्रम चली जाऊँगी। दोनों बहू बेटे एक ही सुर में कहते हैं, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। यह सुनकर नैना देवी जी खुश हो जाती है और जाकर किचन और करण कमरे में ताला खोल देते हैं। दोनों बहुओं से कहते, जाओ जाकर अच्छा सा नाश्ता तैयार करो सबके लिए। यह सुनते ही दोनों बहुएं किचन में जाती हैं और नैना देवी जी करण विशाल से कहते, नाश्ता करते हुए तुम दोनों मेरे कमरे की सफाई करोगे? ठीक है, मैं आपका हुक्म सराखों पर। आज से हम आपको शिकायत का एक मौका नहीं देंगे। दोनों माँ को एक साथ कहते हैं, अपनी माँ के पास बैठकर माँ को अपनी बाहों में भर लेते हैं। यह देखकर नैना देवी जी भी
भावुक हो जाती है और उन्हें अपने दोनों छोटे छोटे नन्हे बच्चे याद आ जाते हैं। नैना देवी जी दोनों बेटों को अपनी बाहों में भर लेती है और रोने लगती है। माँ को रोता हुआ देखकर दोनों बेटे भी रोने लगते हैं और कहते हैं, मत रो माँ, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई, सब कुछ भूल गए थे कि तुम्हारे हमने लिए कितने कष्ट सहे हैं, हमें नादान समझकर माफ़ कर दो माँ। नैना देवी जी रोते हुए कहती है कि एक माँ अपने बच्चों से कभी नफरत नहीं कर सकती, चाहे बच्चे कैसे भी हों। तुम दोनों सीधी राह पर लाने के लिए मैंने यह सब किया है। अगर तुम मेरा दिल खोल कर देख सकते हो तो तुम्हें पता चलेगा कि मेरे दिल में तुम लोगों के लिए कितना प्यार है, पर अफसोस कि वह मैं तुम्हें अपना दिल चीर कर नहीं दिखा सकती। दोनों बहुएं नाश्ता बनाकर जब बाहर लाती है और देखती है कि तीनों बेटे माँ रो रहे हैं तो यह भाव विभोर दृश्य देखकर उनके हृदय के अंदर की ममता भी जागृत हो जाती है। दोनों बहुओं भी भावुक होकर जाते हैं और रोने लगते हैं। नैना देवी जी के पैर पकड़ लेती है और कहती है, माँ हमें माफ़ कर दो माँ, हम भी माँ हैं। अगर हमारे बच्चे हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो हमारे दिल पर क्या गुजरेगी। यह पीड़ा वाकई बहुत दुखदाई है, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई। आज के बाद हम आपको कभी भी किसी शिकायत का मौका नहीं देंगे। नैना देवी जी दोनों बहुओं को अपने पैरों से उठा लेती है, अपने सीने से लगा लेती है और कहती है कि तुम दोनों मेरी बेटी जैसी हो। अब शिल्पी और रेखा बिल्कुल बदल गई थी। अब दोनों बेटे हर महीने नैना देवी जी को खर्च देने लगे थे। नैना देवी जी कभी अपने छोटे बेटे के पास रहती तो कभी अपने बड़े बेटे के पास चली जाती थी। दोनों ही बहुएं अब नैना जी की खूब सेवा करती थी। नैना देवी जी के दोनों बेटे अपनी माँ का भी सम्मान करते थे, अपनी माँ से बिना पूछे एक भी काम नहीं करते थे। नैना देवी जी ने अपनी सूझबूझ और समझदारी से काम लेते हुए अपने परिवार को एक कर लिया था और अपने घर की समस्या को सुलझा लिया था। अगर सभी बच्चे अपने माता पिता को प्यार व सम्मान दें तो माता पिता बुढ़ापे में कभी कष्ट उठाने नहीं पड़ेंगे। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।